नमस्कार, एक बार स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और हमने डिस्कस किया, चर्चा किया कि मल्टी बैगर स्टॉक चुनना बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े से रूल्स फॉलो करें तो मल्टी बैगर स्टॉक को चुना जा सकता है। तो हमने एक लंबा एपिसोड इसमें किया जिसमें मल्टी बैगर कैसे चुना जाए, क्या क्या ध्यान रखा जाए, ये आपको सिखाने की कोशिश की। हमने ये भी कोशिश की थी कि आप इस बात से मुतमईन हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि ये बहुत कठिन काम नहीं है, आसान तरीके हैं जिससे चुना जा सकता है। और जब भी हम कोई स्टॉक चुनते हैं तो हमेशा ये दिमाग में ख्याल होता है कि ये 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होगा। अब वो अलग बात है कि वो 20% चला या 30% चला, तो उसका दोष अपने सिलेक्शन प्रोसेस को देना चाहिए, ना कि अपने इस थ्योरी को कि मल्टी बैगर चुना नहीं जा सकता। एक रिकैप दिखाते हैं आपको कि हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था, जिससे आपको अंदाज़ा लगे। और फिर आज जो आप लगातार ट्विटर पे मुझसे पूछ रहे थे कि तरीका तो बता दिया लेकिन अब मल्टी बैगर ही बता दो। हालांकि प्रॉमिस ये था कि आपको खुद सीख के ढूंढना है, लेकिन चलिए पहली बार ही हम कर रहे हैं तो इसलिए इस बार हम आपकी मदद करेंगे, आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स बताएंगे आज के शो में। लेकिन पहले देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, एक रिकैप दिखाते हैं आपको। मल्टी बैगर स्टॉक कैसे चुना जाए, आज इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मुझे विश्वास है कि शो खत्म होते होते मैं आपको कन्विंस करा दूंगा कि मल्टी बैगर ढूंढना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। स्मॉल कैप से आ सकता है, बड़े कैप से भी आ सकता है। हमने देखा है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपने डिफरेंट स्टाइल से लेके मल्टी बैगर चुनते हैं और सारे फॉर्मूले चलते हैं। तो सबसे पहली चीज सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है देन एनीथिंग एल्स जो भी हम सारे पैनलिस्ट रिकमेंड करें वो होता है टाइम। अगर आपने टाइम स्पेंड नहीं किया तो कोई भी तरीके से आप मल्टीबैगर नहीं बना सकते लाइफ में। खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी, यानी तब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। और जहां पर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर की क्वालिटी कैसी है और आपके फाइनेंशियल रेशियोज क्या उस कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक जब आप सोल्यूशन देते हैं साथ में अच्छे ब्रांड के साथ इन फाइनेंशियल रेशियोज के साथ, तब ये मल्टी बैगर जो है स्टॉक बनता है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके आंख में सपने होने चाहिए, पेट में आग होनी चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है और उसके लिए लगातार काम करता रहे। स्मॉलर कंपनीज विद हाई विजन एंड प्रोबेबिलिटी को पकड़ा तो उसमें रियल मल्टी बैगर बनेगा 10x, 50x, 100x, 200x, 300x एंड 10,000x। तो ये हमने कोशिश की थी, रिकैप आपको दिखाया कि आप ढूंढ सकते हैं किन किन पैरामीटर्स में, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपने सुनी थी पिछले शो में। आप जाके दोबारा से वो शो देख सकते हैं, इस शो को देखने से भी पहले या बाद में भी देख सकते हैं कि आपको चुनने के तरीके क्या रखने। साथ ही कुछ चीज़ें जैसे कैपिटल एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढ ही लिया और आपने उसके 5 शेयर खरीदे, अब वो 5 गुना भी हो गया ना तो आपको कुछ पैसा नहीं बनेगा, अफसोस करेंगे कि। तो कैपिटल एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। प्लस जिस कंपनी को आप चुन रहे हैं उसके अंदर प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में मोट कहते हैं, वो होना चाहिए। तो ये 1-2 पॉइंट हमारे पिछली डिस्कशन से कैरी फॉरवर्ड हैं, जो रह गए थे उन पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, पाइपर सेरिका फाउंडर। साथ ही हमारे साथ आशीष चतुर्मोता जी हैं, जेम फाइनेंशियल्स के फंड मैनेजर हैं, और अभिषेक अग्रवाल जी रॉकस्टार कैपिटल के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत जी आज चूँकि ट्रेवल कर रहे हैं तो वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उनको किसी दिन और पकड़ेंगे तो मल्टी बैगर तो लेंगे, वादा तो वादा है, वो सब पूरा करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम आप लोगों से स्टॉक पे डिस्कस करें कि कौन से स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं, 2 पॉइंट मुझे और आपसे डिस्कस करने। कैपिटल एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है भाई जी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा जितने पैरामीटर्स हम देखते हैं, कैपिटल एलोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो 2 चीज़ें आपको बताता है। एक तो जो मैनेजमेंट है वो कितना इंटेलिजेंट है और उसका बिजनेस में कितना कॉन्फिडेंस है। जो ग्रोथ बिजनेसेस होते हैं, जो मल्टी बैगर्स बनते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अपने बिजनेस में डिप्लॉय करें क्योंकि उनको दिख रहा है ग्रोथ। जो कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं वो स्टेडी स्टेट पे हैं, वो कैपिटल वापस करते जाते हैं। तो वो डिफरेंस दिखता है कि कैपिटल एलोकेशन जो कैपिटल बन रही है बिजनेस में वो कहाँ जा रही है। दूसरा एक ये भी दिखाता है कि जो मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, क्या वो शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई मैनेजमेंट जो होते हैं अच्छे, जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, वो कैपेक्स में जिसका अभी रिटर्न नहीं मिलेगा, साल 2 साल 3 साल बाद मिलेगा, उस पर फोकस करते हैं। तो एक तो जो कैपिटल एलोकेशन और क्वालिटी ऑफ कैपिटल एलोकेशन, ये 2 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है मल्टी बैगर्स के लिए। क्योंकि जो आप कैपिटल आज एलोकेट कर रहे हैं उसका कंपाउंडिंग रिटर्न आपको 2, 3, 4, 5 साल बाद तक मिलता रहेगा। तो इसके लिए कैपिटल एलोकेशन मुझे लगता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स को देखना।
कंपनी के लिहाज से। जी अभिषेक जी, पोर्टफोलियो के लिहाज से एक इन्वेस्टर को भी कैपिटल एलोकेशन आना चाहिए, ज़रूरी है ये? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो नेसेसिटी है, बिकॉज आपको फाइनली आपकी कन्विक्शन जैसे भी है उस कन्विक्शन के हिसाब से आपने उनको क्या वेटेज दे रखे हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरऑल रिटर्न कैसे दिखने वाली है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं और आपने एक फलानी स्टॉक के अंदर में 5,000 रुपये का एलोकेशन कर दिया और दूसरे में आपने एलोकेशन कर दिया 25,000 का, तो अब ये वेट्स ही आपके जो है इतने अलग हैं। अब पता चला कि जो 5,000 जहाँ हमने लगाया वो मल्टीप्लायर हो गया, तो वो 3 गुना भी अगर होता है तो 15,000 ही बनता है। तो जैसे आपने ओपनिंग लाइन में कही कि अल्टीमेटली अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर हो भी जाए तो ओवरऑल रिटर्न आपका क्या बना, दिखने में तो एब्सोल्यूट रिटर्न 300% का दिखेगा, वो अच्छा लग रहा है, मगर पोर्टफोलियो लेवल पे आपकी रिटर्न जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पहले वेट्स जो अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कैपिटल एलोकेशन वो सही होना चाहिए, आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, और आपको आपका कन्विक्शन को तो डेफिनेटली बैक करना होगा जहाँ पे बट इट शुड नॉट बी इन अ वे जहाँ पे आपने लेट्स से हाई कन्विक्शन पे 80% एलोकेशन आपने उन 2 स्टॉक पे कर दिए और बाकी 8 स्टॉक पे 20%, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज नोबडी नोज कि बैलेंस आउट क्या होगा। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग ज़रूरी है और एलोकेशन तो डेफिनेटली की एलिमेंट है वेल्थ बनाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आशीष जी, हम लोग देखते हैं ना, आप तो फंड मैनेजर, आप सारे लोग फंड मैनेजर हैं, कि बहुत हाई कन्विक्शन आइडिया ढूंढ लिया, अब उसमें एलोकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसलिए भी बनता है कि कितना लगाएं। कुछ लोग ये थ्योरी देते हैं कि भाई देखो एक ही में सब पैसा मत लगा देना, जैसे अभी अभिषेक भी कह रहे थे, उससे आपको मान लो नहीं चला तो नुकसान हो सकता है, या आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मतलब 10 10 10 10 10 में लगा दिया, एक बास्केट बना लिया। ये बास्केट अप्रोच क्या वाकई मल्टीबैगर पैदा कर सकता है? कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 8 नहीं चले लेकिन 2 ही चल गए तो बहुत बढ़िया बनेगा, होता है ये क्या? तो नीरज जी बिल्कुल, देखिए स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, कई लोग कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेते हैं तो हो सकता है 5-6 स्टॉक ले रहे हैं और उसमें 2 स्टॉक भी आपके बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हैं, तो ओवरऑल भी पोर्टफोलियोज काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पीटर लिंच की हम बात करेंगे। पीटर लिंच एक ऐसे फंड मैनेजर थे मैग्नन फंड के, जिन्होंने ऑलमोस्ट 29.2% का कैगर रिटर्न अपने ड्यूरेशन में जनरेट किया, और 29% का जब कैगर आप पोर्टफोलियो में या अपने फंड में जनरेट करते तो ऑटोमेटिकली मल्टी बैगर रिटर्न हो जाता है। बट अगर से आप उनके साइजिंग को देखेंगे, पोजीशन साइजिंग को देखेंगे, तो आप सरप्राइज होंगे कि उनके पास एक समय पे 200 स्टॉक से ज्यादा पोर्टफोलियोज हुआ करते थे। इनफैक्ट अभी के भी हमारे एक रिसेंट बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है जो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी जबरदस्त पोजीशंस बनाते हैं, तो अगर से आप उनका भी देखेंगे तो उन्होंने मल्टी बैगर्स काफी बनाए, बट उनके भी जो नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में तो वो 100 से ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन लेके ही आप अपने पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आपने कोई थीम पकड़ी, उस थीम के अंदर में कोई एक स्पेशल स्टॉक आपको समझ में आया तो आपने उसमें एक एलोकेशन किया, दूसरे थीम में कोई दूसरा स्टॉक किया, तो उसके बावजूद और वो अगर से थीम सारी प्ले आउट होती है तब भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियोज में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो मैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हमेशा फेवर में रहता हूं। मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस जनरली अवॉइड करता हूं, चाहे कितना भी हमें अच्छा लगे, बट हम एक पोजीशन की उसकी साइजिंग करके रिस्क को उसकी एलिमिनेट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अभी जी, क्या इंडिविजुअल की रिस्क प्रोफाइल इस एलोकेशन में क्या इंपॉर्टेंस रखती है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पास 100 रुपये हैं, उसको हाई कन्विक्शन के 4-6 आइडिया दिख रहे हैं, तो वो बेट कर सकता है कि हमको 2-3 मैक्सिमम लेने हैं और पूरा पैसा उसमें डालना है जी? और कोई हो सकता है दूसरे टाइप का, उसकी रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट, नहीं मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा, पैसा बने चाहे ना बने, तो वो 6 या 10 में डालेगा। क्या ये इस बात पे पूरी तरीके से निर्भर है कि आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल क्या है? मान लीजिए आपके पास 10 तरीके के इनकम के सोर्सेज हैं, उसमें से एक इन्वेस्टिंग है आपका, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं कि मैं तो 2 ही स्टॉक में पूरा 100% एलोकेशन करूंगा, पैसा बनेगा तो मोटा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास 9 और सोर्सेज है हमारे जीवन चलाने के लिए। लेकिन कोई हो सकता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का तरीका है, अगर इसमें मैं फंस गया तो ये कैसे डिसाइड किया जाए रिस्क प्रोफाइल? जी, इसमें जो आपने बात की रिस्क प्रोफाइल की, वो इस तरीके से कि आपकी लॉस लेने की क्या एबिलिटी है। मैं उसमें दूसरी चीज़ एक और जोड़ूंगा कि आपकी लिक्विडिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपने अगर 100 रुपये आज लगाए कि आपको मालूम है कि मुझे अगले साल 50 रुपये चाहिए, किसी एक्सपेंस के, घर में शादी है, घर लेना है, बाहर घूमने जाना है,
या आप कह रहे हैं कि नहीं अब मेरा ये जो है मैं इसको लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अब जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आपने एक मिड कैप स्टॉक लिया, समझो वो करेक्शन में आ गया, पर आप डर के उसको बेच नहीं देंगे, या आप पे प्रेशर नहीं है कि उसको मुझे बेचना है साल भर में, तो आप उस हिसाब से अपना एक थोड़ा हायर रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में जाके, जो आपको मल्टी बैगर बनने की ज़्यादा संभावना है। पर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे लिए 15% की रिटर्न साल दर साल काफ़ी है, तो उसके लिए फिर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों को साथ में जोड़ के अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की कितनी एबिलिटी है, वही ऑल्सो ये आपको तय करना पड़ेगा मुझे रिटर्न कितना चाहिए। मतलब या तो आप कहें कि रिटर्न तो मेरे को इन्फिनिट चाहिए, इतना चाहिए कि मेरे को ही नहीं मालूम कितना चाहिए, फिर अब उसको उनको ये शोध होने की ज़रूरत नहीं है। पर जो चाहते हैं कि बैलेंस करके कि हाँ चलो मेरे को 20% रिटर्न बनाना है, या मेरे को 15%, 18%, 25%, तो उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थोड़े स्मॉल कैप्स, अग्रेसिव, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स बना के एलोकेट करके वो अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आई थिंक रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न प्रोफाइल दोनों साथ में जाते हैं, और उसके साथ एक लिक्विडिटी प्रोफाइल, वो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं नीरज जी देखना। आप किस तरह से समझाते हैं अपने निवेशकों को कि भैया क्या प्रोफाइल बना के चलो? तो नीरज जी, मुझे लग रहा है कि अभय जी ने जो अभी पॉइंट बताया वो एकदम सटीक है, बिकॉज फैक्ट रिमेंस कि ये इंडिविजुअली काफ़ी डिपेंड करता है। देखिए, एक होता है स्टॉक आइडियाज़ पर हम डिस्कस करते हैं, स्टॉक एक अपने आप में एक इनहेरिटेंट रिस्क लेके चलते हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं कि आपने कोई लार्ज कैप में लेट से कोई थ्योरेटिकली कोई स्टॉक आपने ले लिया, लेट से एचडीएफसी या बजाज या कोई भी नाम, वो कम रिस्क है, और कोई दूसरा जो स्टॉक है वो कोई छोटा है साइज़ में, तो वो रिस्क है। 2020 के टाइम पे हमने देखा है कि प्रोमिनेंट से प्रोमिनेंट स्टॉक भी 50% से करेक्ट हो गए थे एक ही साल के अंदर में, जो कि अनहर्ड एंड प्रॉब्ली नेवर सीन काइंड ऑफ है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपने एक बार आपने मन बनाया कि मुझे लिस्टेड इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो रिस्क तो आपकी बन गई है। अब मानसिक यही है कि भाई आपकी एलोकेशन आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और आपकी लिक्विडिटी के नीड के हिसाब से कैसे बनाना है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि चाहे आप मार्केट के पार्टिसिपेंट एज अ रिसर्च जिसकी है, या जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं अपना। जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड कहता हूँ, मेरा मतलब है कम से कम 15 से 20 स्टॉक तो होंगे उनके पास। तो ये 2, 3, 4 स्टॉक वाली थियरी जो है वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नॉट बिकॉज कि कॉन्फिडेंस क्राइसिस है, बट बिकॉज एक होता है कि भाई हमको कुछ चीज़ें रिस्क भी बैलेंस करके करना होता है। आप रिस्क को अनलिमिटेड लेके नहीं कर सकते, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क का मतलब यही होता है कि फिर आप 100% गलतियाँ करोगे और पैसे नहीं बना पाओगे। और इसलिए बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट्स को नेगेटिव समझते हैं, बिकॉज उनको ये रिस्क मैनेज करना नहीं आता है। सो आई बिलीव कि एटलीस्ट आपके पास एक डिसेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। और अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, आप नहीं चाहते कि भाई मैं एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी को देखूं, तब मुझे लगता है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए तो ETF बेस्ट है, या म्यूचुअल फंड्स हो गए, जैसे कि वहाँ पे इन्फॉर्म्ड फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो रिस्क ले लेकिन मैनेज कर, मतलब जैसे बैंकर जो है ना सबसे बढ़िया उसका काम है रिस्क मैनेज करना। बैंकिंग इज ऑल अबाउट लेंडिंग। हाँ, लेंडिंग का बिजनेस पूरा वही है ना। रिस्क जितना अच्छा मैनेज कर लोगे उतना अच्छा बैंक आप चलाओगे। वैसी कुछ मेंटालिटी इन्वेस्टर की होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट हमने इसलिए डिस्कस किए कि जब आप निवेश करने जाते हैं तो आपका अपना एलोकेशन कैसे आप करें, और प्लस आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल क्या, ये आपको इंडिविजुअली जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप बहुत वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा होगा कि ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, काम की बात बताओ। तो सर काम की बात पहली क्या है जी? पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, तो ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी हैं, बाय रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा डिस्कशन हो रहा है कि मल्टी बैगर्स का कंटिन्यूएशन की तो उदाहरण है उसके, पर ये कंपनीज को हम जानते हैं तो इसलिए और पोर्टफोलियो में है, तो ये मैं डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ। तो नीरज जी, मेरा एक फ्रेमवर्क से बात करूँ तो एक मैं ये देखता हूँ मल्टी बैगर डिसाइड करने के पहले कि इसमें साइज़ क्या है अभी कंपनी का उसका, क्योंकि एक लेवल पे कंपनी आ गई कि अपना बिजनेस प्लान उसने प्रूव कर दिया है, पर ग्रोथ कर्व पे अभी पूरी नहीं पहुंची है, मैच्योर नहीं हुआ है बिजनेस। अभी आप उसको पॉइंट ए पे ले रहे हैं जहाँ पे वो पहुंचा है, ये दिखा के कि मेरा बिजनेस अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है, मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस बिजनेस को मैं ग्रो करूँगा। तो मैं उस लेवल पे उस बिजनेस को कैच करना चाहता हूँ पॉइंट ए पे। दूसरा फिर मैं देखता हूँ कि इसमें जो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये तो हो गई बात कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप राइड करना चाहते हैं, पर आप वो रास्ता तय कैसे करेंगे। वो रास्ता तय करने के लिए 2 चीज़ें मैं देखता हूँ। एक जो है जो मैनेजमेंट है
पहला स्टॉक भी बताइए, हाँ, पहला स्टॉक है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम तो लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम लेते हैं स्पंदना स्फूर्ति, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, लिस्टेड, मिड कैप कंपनी कह सकते हैं मेरे ख्याल से, शायद 7,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा उसका। सो उसका मैं उदाहरण देता हूँ कि एक माइक्रो फाइनेंस जो स्पेस है वो इतना बड़ा है और बड़ा हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जो देश का जीडीपी बढ़ेगा वो एक जो पिरामिड का हम ऊपर के लेवल पे जाएं जहाँ पे सिक्योर्ड बोरोवर्स हैं, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अभिषेक के जैसे लोग, जो बैंक्स के साथ रिलेशनशिप है, बैंक कहता है कि अच्छा क्रेडिट है, इनको हम जानते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम इनको पैसा दे देंगे। पर एक बॉटम ऑफ पिरामिड, एक बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जॉब नहीं लेना चाहते या नहीं मिलते हैं, खुद करना चाहते हैं, पर उनको कैपिटल कहाँ से मिले, कौन देगा उनको? या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके जो हर गांव में साहूकार होते हैं उनसे लें और उनके मनमर्जी से चलें, या फिर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो उनको सपोर्ट करें इन अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। आरबीआई की रेगुलेटेड है, ये शैडो बैंकिंग नहीं है ये, तो आरबीआई रेगुलेट करता है, वो हर इनको ऑडिट करता है, इनका परफॉर्मेंस देखता है, मैनेजमेंट जो सीईओ है उसको अप्रूव करता है, तब ये कंपनीज आगे बढ़ती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस का जो स्पेस है उसका मुझे लगता है अगले 5-10 साल में फिनोमिनल ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि हमारे जो देश में एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ ऊपर तक नहीं, स्टार्टअप लेवल इंडिया पे ही लिमिटेड नहीं है, गांव-गांव में है। स्पंदना स्फूर्ति का मैनेजमेंट में मुझे इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि इससे बड़ा बिजनेस बना के आए हैं। 6 मैनेजर्स हैं जो बड़े, इंक्लूडिंग द सीईओ शलभ सक्सेना, वो भारत इंक्लूजन से आए हैं, जो इससे मेरे ख्याल से 3 या 4 गुना बड़ी कंपनी है, तो साइज देखा है उन्होंने। और ये कंपनी स्पंदना स्फूर्ति ऑलरेडी काफ़ी स्केल्ड अप है, 27 लाख कस्टमर इसके ऑलरेडी हैं, 10,000 करोड़ का एयूम है, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, और 1600 ब्रांचेज हैं इनके पूरे देश में, 12,500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप नंबर देखें तो पूरा बेस बन चुका है ग्रोथ के लिए। और इनका एक स्टेटेड विजन है जो इन्होंने कल शेयर किया था पब्लिक डोमेन में, अपनी बीएससी फाइलिंग में, एक्सचेंज फाइलिंग में, कि 28/28 की जो 10,000 करोड़ का एयूएम है उसको 28,000 करोड़ का बनाएंगे 5 साल में। तो 5 साल का विजन उन्होंने पूरा शेयर किया, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितने कस्टमर्स होंगे, कितना एयूएम होगा, वो पूरा डिटेल में उन्होंने समझाया। तो मैं कहता हूँ आप एक पब्लिकली स्टेट कर रहे हैं अपना ऑब्जेक्टिव एज ए टीम, 13 लोगों की टीम वो बता रही है, तो मुझे लगता है वही एक कमेंडेबल स्टेटमेंट है कि आपने कहा मैं करूंगा। और इसकी प्रेमाइस इस बात पे है कि मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है जी, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है जी बिल्कुल, तो जिसकी वजह से जो बहुत एक अनरेगुलेटेड या रिस्की प्रोफाइल होती थी वो आप कह रहे हैं कि कम हो रही है। वो कम हो रही है, जिसको आता है वो करना चाहिए, बिकॉज ये लेंडिंग का बिजनेस है, तो आपको पैसा देना है और लेना भी है वापस। लेना ज़्यादा जरूरी है, लेना ज़्यादा जरूरी है, तो अब देंगे कैसे? नहीं तो आप देते रह जाएंगे। दे तो देंगे अपनी जेब से वापस भी बिल्कुल। चाहिए। तो शलभ ने कल वही बात बोली जो उन्होंने बोला कि ये बिजनेस ऐसा है, पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आपने एक बार डिसाइड कर लिया ये मेरा प्रोसेस है, तो सारे 12,500 एम्प्लॉइज को उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है। ओके, ये प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस उन्होंने बनाया है ये, तो और वो चल रहा है। और आरबीआई का आप रिसेंट गाइडेंस देखिए जो उन्होंने बैंक्स को दिया, रिस्क वेट्स बढ़ाए, जो फिनटेक की जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, तो आरबीआई नहीं चाहता कि अनरेगुलेटेड प्लेयर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिट के मार्केट में आए। करेक्ट। तो वो ये चाहते हैं कि जो रेगुलेट करता है आरबीआई या माइक्रो फाइनेंस है या एनबीएफसी है या बैंक्स हैं, वही ये बिजनेस करें और डायरेक्टली करें, खुद करें। परफेक्ट। तो स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस और विजन उन्होंने बता दिया कि कितना बड़ा ये कर सकते हैं। उसका बेसिक प्रेमाइस ये है कि अनलिमिटेड मार्केट है जिसमें ये आगे बढ़ने की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और प्रोसेस ड्रिवन बनाया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जिससे कि लीकेज या ह्यूमन बायस मिनिमम हो और इसको ये फॉलो करेंगे। तो ये हो गया पहला स्पंदना स्फूर्ति। चतुर्मता जी, आपका पहला कौन सा है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगा? तो नीरज जी, हम पहले तो डिस्क्लोजर है कि जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है, एक डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। और स्टॉक हमें पसंद भी है क्योंकि ये जो पूरा स्पेस है डिफेंस बास्केट, ये हमें काफी ज्यादा पसंद है। अब इसमें समझने की बात है कि कई बार हमें लगता है कि स्टॉक लास्ट 6 महीने में, 12 महीने में अच्छे मूव आ चुके हैं, तो क्या बड़े रिटर्न बनेंगे। तो हमेशा आप देखिए, जब भी कोई एक साइकिल बड़ी किसी सेक्टर में आती है तो वो कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल ये साइकिल्स चलती है। और हमें साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो अगर सबसे पहले डिफेंस की बात करें तो इस सेक्टर को मैं अगर से पॉजिटिव तौर पे इसकी बात करूं तो करीब 150 बिलियन डॉलर का
ये जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी आने वाले 4-5 साल में हो जाएगी। और इंडिया का जो डिफेंस कैपिटल आउटले वो करीब 12 से 13% कैगर से ग्रो करेगा। अब आप अगर से देखेंगे कि एशिया के अंदर में चाहे पॉलिटिकल आप जो टेंशन देख ले या टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स है, इस सबको ध्यान में रखते हुए जो एशिया का ओवरऑल ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग में शेयर है वो 24% से बढ़ के 34% हो गया लास्ट स्टॉक का 10 नाम, सालों में। स्टॉक का नाम बिल्कुल। तो इस स्पेस में हमें जो स्टॉक काफी पसंद है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ओके। भारत डायनामिक्स के अंदर में हमें नीरज जी सबसे अच्छी बात ये लगती कि एक तो ये कंपनी की जो आज की टॉप लाइन है वो करीब करीब 2400 करोड़ की है, और वहीं इसकी आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय पे भारत डायनामिक्स की है। 90% जो ये मिसाइल्स बनाते हैं वो इंडिजिनाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त लोकल प्रोक्यूरमेंट होता है, और लोकल प्रोक्यूरमेंट होने की वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन सिग्निफिकेंटली हायर रहती है। अब गवर्नमेंट ने भी इसमें काफी सपोर्ट किया, जैसे कि कई एम्बार्गो लगा दिए इंपोर्ट के अंदर में, कई किसी तरह के लोकल जो R&D है उसको काफी अच्छे से डेवलप किया। और जिस तरह से इसरो और DRDO के साथ में मिल करके ये कंपनियां काम करती है, तो इनको एक बहुत ही अच्छा एक्सेस मिलता है एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो PSU डिफेंस कंपनी आई, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्वीट स्पॉट के अंदर में, और जैसे मैंने कहा कि 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी आने वाले 10 सालों में आपको डिफेंस के अंदर में देखने को मिलेगी। और भारत डायनामिक्स के पास जब ऑर्डर बुक की ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है करंट टॉप लाइन के, तो ये एक बहुत ही अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट करता है। तो हमारा मानना है कि कोई भी ऐसा सेक्टर जो GDP आपकी 6-7% ग्रो हो रही है और वहां पे हम 15 से 20% की टॉप लाइन की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और क्योंकि इंडिजिनाइजेशन होगा तो मार्जिन ज्यादा स्पीड से अच्छी आती है। इसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, जहां पे अगर से टॉप लाइन 15% से बढ़ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी 15 से ज्यादा बढ़ रही है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लीवरेज भी बहुत जबरदस्त इन कंपनियों को मिलेगा। और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, जैसे पॉलीकैप के अंदर में साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ गई थी, तो ये जब साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी सेक्टर के अंदर बनती है तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ही क्लियर एक एडवांटेज देखने को मिलता है, और जो मुझे लगता है इस समय भारत डायनामिक्स जैसी कंपनी के अंदर वो पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को नजर आ सकता है। दो इसमें सवाल है सर। नो डाउट कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया में अभी जो भी डिफेंस की पूरी स्टोरी है वो बजटेड एलोकेशन को रिप्लेसमेंट की स्टोरी है। अभी तो फॉरेन से पैसा आया ही नहीं है, जो कि आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे तो बहुत बड़ा एक स्पेस ये क्रिएट होगा। इस पर तो बिल्कुल 100/100 टिक मार्क है। लेकिन जनरली जो हम लोगों से लोग पूछते हैं कि एक तो डिफेंस के स्टॉक चल बहुत गए हैं, तो उनका ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अरे बहुत चल गया यार, आप वही वाला बता रहे हो। दूसरा कि चूंकि इनके पास ऑर्डर बुक 6-6 साल 8-8 साल आगे तक की है, इवन HAL के पास देखिए तो कितने सालों की आगे की ऑर्डर बुक है, क्या एग्जीक्यूशन का कोई चैलेंज होगा इनके सामने? कैपेक्स करना पड़ेगा बड़ा? नहीं, देखिए एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस तो जब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक होती है, और आप देखिए सेमीकंडक्टर के इश्यू हो सकते हैं, कई बार आप देखेंगे कोई क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसके अंदर में सप्लाई डिसरप्शन आ सकता है, और इसी को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं तो आज 90% मिसाइल्स इंडिजिनाइजेशन के थ्रू ये लोग कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, और इसीलिए तो साइज अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप देखिए अगर से नीरज जी किसी कंपनी में या किसी सेक्टर में कोई चैलेंज नहीं होगा तो वहां पर पे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, तो मल्टीपल्स भी उस चीज को रिफ्लेक्ट आपको हमेशा करेंगे। अब आप देखिए जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा पॉलीकैप का जब IPO आया तो उसका PE मल्टीपल था 10 का, और जैसे जैसे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी मार्केट ने आज उसी को 52 का PE मल्टीपल किया। तो जब मल्टीबैगर बनेंगे तो दो चीज तो बनेंगी, एक कि PE का जबरदस्त एक्सपेंशन हो, और दूसरा EPS में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो। PE का एक्सपेंशन इस वजह से होगा क्योंकि आपकी मार्जिन प्रोफाइल जैसे जैसे इंप्रूव होगी तो मार्केट उसको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा, और दूसरा मेरा कहना है कि जब तक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी या ऑर्डर बुक नहीं होगी तब तक आपकी टॉप लाइन ग्रोथ कहां से आएगी। तो इसके लिए ऑर्डर बुक का होना बहुत एक अहम चीज है, और इसी वजह से हमारा मानना है कि आने वाले कई सालों तक डिफेंस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। ये आप दोनों लोगों की उसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि स्केलेबिलिटी का कोई चैलेंज नहीं, कितना भी स्केल अप आप करो, स्काई इज द लिमिट वाली बात है यहाँ पे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर इसमें जा रहा है। और महंगा तो चूंकि अब लोग लाइन लगा के ले रहे तो महंगा हो गई। अभिषेक जी, जेम क्या है आपका?
मुझे तो लगता है नीरज जी सभी जेम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला जिम मगर क्योंकि मल्टी बैगर की बात हो रही है और हम भी क्योंकि एक पीएमएस चलाते हैं तो हमें भी एक रिसर्च करके काम करना होता है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे होंगे तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। काम के मुद्दे पे आते हैं तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो मुझे लगता है कि देखने जैसी बात है इस कंपनी में वो है IDFC लिमिटेड। अभी ऑलरेडी अभय जी ने भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, तो ऑफकोर्स क्योंकि बैंकिंग में जैसे कि हमने कहा प्रोसेस बन जाता है, फिर बात आती है स्केल की। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, तो यहाँ पे बैंकिंग नीड्स अभी भी बहुत ही अंडर सर्व्ड है। सो मुझे लग रहा है कि कोई भी आप अच्छा नाम अगर आप ले लें जो एक डिसिप्लिन वे में अगर अपनी बुक को बिल्ड करें तो वहाँ पे पैसा बन जाएगा। यहाँ ज़्यादा अक्ल लगाने वाली बात नहीं है। अब IDFC क्यों? IDFC की कमाल की हिस्ट्री रही है। IDFC पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड सेगमेंट पे ही काम करता था, बहुत बड़ी बुक होती थी। 2014 से पहले इकोनॉमी आस्था इतनी ग्रेट नहीं थी, तो ऑफकोर्स उसके जो राइट डाउन्स आए उसको लेकर बैंक ने बहुत हद तक NPA में हिट लिया। फिर एक टाइम आया जहाँ पे कैपिटल फर्स्ट जो आया उसने मर्ज किया IDFC के साथ और बन गया IDFC फर्स्ट। इन दोनों ने साथ साथ में करके अब इनके बीच में भी आ गया मर्जर, तो मतलब अब एक ही एंटिटी बच जाएगी जो कि IDFC। इससे अब क्या हुआ है कि इन्होंने जो इनकी जो बुक है वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर अब बन गई है पूरी तरह से कंज्यूमर फोकस्ड। तो जो कंज्यूमर लोन है वो इनका मेन फोकस बन गया। आज की डेट में इनकी जो बुक साइज है वो 1.8 लाख करोड़ की जो है वो असेट बेस है इनकी, विच इज़ अ वेरी वेरी साइजेबल, और इनकी मार्केट कैप है 20,000 करोड़ की। सो यू हैव एम्पल स्कोप ऑल्सो टू एक्सपांड। अब इन्होंने लास्ट 5 साल में क्या किया, जब नया मैनेजमेंट आया लास्ट 5 साल में इन्होंने अपने निम पे बहुत फोकस किया। तो इनकी जो निम है जो एक टाइम पे 3% होती थी आज हो गई है 6%। 6% की निम बहुत अच्छे नंबर मानी जाती है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पर अगर आप देखें, मगर ये प्राइस टू बुक अभी भी है 2x। सो वहाँ आपको वैल्यूएशन का जो है एक जो है कंफर्ट जो है बन गया। ग्रोथ की बात करें, मैनेजमेंट ने खुद अपने कई सारे कमेंट्रीज में कहा है कि 15 से 18% की सालाना ग्रोथ वो जो है वो इस सेगमेंट में दिख रहा है, जहाँ उनका असेट बेस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम बात करें आने वाले समय में तो अगले 7 साल तक तो उनको पता है कि इंडिया की जो कंज्यूमर बेस है वो कितनी बड़ी है और कितनी एक्सपांड होने वाली है। तो इन्होंने जो सेगमेंट अपना पकड़ा हुआ है वो सेगमेंट है स्टेडी ग्रोथ का, और उसमें इन्होंने जो अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आए हैं उसका बेनिफिट इनको अब आगे लॉन्ग टर्म में मिलना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक लेमैन में अगर बात करें तो कैसे देखा जाता है? एक पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, पैसे तो लगा दिए आपने, रिकवर कैसे करेंगे? वापस भी लेने। तो GNPA और NPA का नंबर, NPA का नंबर 0.5% है, 0.52, which is according to me is a very good number considering the history of this bank, जो एक ज़माने में क्या स्थिति थी। तो ये जो मर्जर इनका हुआ है ये एक पॉजिटिव हुआ, और अब एक ही सिंगल एंटिटी होने से साइज़ का एक इनको एडवांटेज मिलेगा। एक सिस्टम इन्होंने बना लिया, एक फोकस सेगमेंट पकड़ लिया है। मुझे लग रहा है कि इस सारे जो एक होता है कि भाई आपके पास साइज़ होना चाहिए, आपके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रोसेसेस होने चाहिए एंड वैल्यूएशन का कंफर्ट होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए मुझे लगता है कि IDFC फॉर अ लॉन्गर टर्म कैन बी अ गुड हॉर्स टू टेक अ बेट ऑन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर। 2 फाइनेंशियल क्या गए, स्पंदना और IDFC, और इनके जो हेड हैं जो इसको रन कर रहे हैं इस समय वो बहुत ही जाने माने बैंकर हैं, नाम आप लोग जानते ही होंगे। और उन्होंने वाकई मतलब इसको रिटेल की तरफ, इंस्टीट्यूशन से रिटेल की तरफ कॉर्पोरेट से लाके बड़ी कमाल की। और उससे पहले उनका ICICI बैंक में भी, फ्यूचर जनरली भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। तो नो डाउट कि 2 आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिले और एक आपको डिफेंस की स्टोरी मिली, जो ये दोनों स्टोरी इंडिया की बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरीज हैं। अब जी दूसरा स्टॉक जी, आपने एक छोटा सा इशारा किया था जब आशीष जी बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन की ये तो चल गया है स्टॉक। हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं। तो पूछा तो बिल्कुल ठीक बात। पर मेरा भी एक मानना है कि आप मल्टीबैगर आप हर तरह से ढूंढ सकते हैं। हमने पिछली बार शो में भी डिस्कस किया था, कोई बहुत सारे फॉर्मूला हैं। आप महंगा स्टॉक लेके वो और महंगा या ग्रोथ कर्व पे जा रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम ऐसे ही नॉन कंसेंसस नाम को पकड़ लें जो अभी ग्रोथ कर्व पे जा रहा है, जिसने काफ़ी मेहनत करी है पर अभी पॉपुलर नहीं है, बाद में पॉपुलर होगा, तो आपको एक मल्टीपल एक्सपेंशन, मल्टीपल एक्सपेंशन भी मिलता है उसमें और अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलता है, तो मल्टीबैगर बनना आसान हो जाता है। तो उसी का एक स्टॉक है जो हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं, वो है अमारा राजा बैटरी। इसका नाम अभी चेंज होके अमारा एनर्जी हो गया है। और वो नाम चेंज हुआ, वही स्टोरी है, वही रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हो रहा है उस कंपनी में। तो जो दर्शक हैं गाड़ी में, स्कूटर में बैटरी डालते हैं, तो 2 ही ऑप्शन है लार्जली मार्केट में, एक एक्साइड ले लें या आप हमारा एमरॉन ले लें, यही 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन है, 2 ही प्लेयर हैं उसमें, तीसरे के आने की संभावना बहुत कम है। अब क्या हो रहा है नीरज जी कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि ऑटोज़ का जो ग्रोथ है वो तो हो रहा है ज़बरदस्त। अब गाड़ियाँ बिक रही हैं, 2 व्हीलर बिक रहे हैं, हर महीने
नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसमें। पर उसमें जो लेड एसिड बैटरीज लगती हैं अभी, वो यही 2 प्लेयर बनाते हैं। तो एक गारंटीड मार्केट है जो बढ़ रहा है, क्योंकि ये कभी ना कभी वापस नई बैटरी, पुराने जो बिके वो आएंगे नई बैटरी के लिए, जो नए बिक रहे हैं वो उनमें बैटरी लगी, तो एक स्टेडी ग्रोथ है। प्राइसिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं है, कमोडिटी ड्रिवन है, 8 से 9% का प्राइसिंग ग्रोथ रहता है। पर स्टोरी अब इसमें क्या है, वो ये है कि जो मार्केट है वो माइग्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ईवी की तरफ। उसके लिए चाहिए लिथियम आयन बैटरीज। अभी ये बनाते हैं लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट तरह की बैटरी है, जो अभी इंडिया में 99% इंपोर्ट होता है चाइना से लार्जली, बिकॉज चाइना के पास वो फ्यूल सेल्स हैं जो इंडिया में लाके असेंबली होती है, उसकी बनते नहीं है। अभी भी ईवी बैटरी इंडिया में नहीं बनती हैं, असेंबल होती हैं, और उसमें लोग अपना बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा के थोड़ा उसको एफिशिएंसी के साथ प्ले करते रहते हैं। सरकार का बहुत बड़ा फोकस है यूएस की तरह। यूएस ने कहा है कि आप कह रहे हैं इसके थ्रू ईवी की स्टोरी प्ले कर ईवी की स्टोरी आप प्ले कर सकते हैं। और तीसरी रिसाइकलिंग की स्टोरी। अभी सरकार ने कहा है कि आप जो भी बैटरीज में आप लेड यूज कर रहे हैं 3 साल के बाद, वो 100% रिसाइकल्ड होना चाहिए। ओके, तो ये इन्होंने अपना ऑलरेडी रिसाइकलिंग का प्लांट भी लगा दिया है। तो 3 स्टोरी इसमें, एक तो लेड एसिड बैटरी तो कोर बिजनेस है, वो ग्रो हो रहा है। दूसरा आपका ईवी का प्ले है, और तीसरा आपका रिसाइकलिंग का प्ले है। तो मुझे लगता है जिस मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी है, मेरे ख्याल से 16 के आसपास का मल्टीपल है इसका, वो कैप्चर नहीं कर रहा है इसका फ्यूचर अपसाइड। शायद मैनेजमेंट ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए भी हो सकता है। पर जब परफॉर्मेंस दिखेगी तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली कंपनी री रेट होगी प्लस अर्निंग। एक इशू भी था चित्तूर और तिरुपति वाले प्लांट का, वो मेरे ख्याल में सॉल्व हो गया शायद। देखिए ये चीज़ें हो जाती हैं सॉल्व। मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, वो देर सबेर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो नहीं, उसका एक इन्होंने रिप्लेसमेंट किया शायद तेलंगाना में। तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री इन्होंने लगाई है, 9,500 करोड़ रुपए गीगा फैक्ट्री जो ईवी सेल्स की, ईवी बैटरीज की जो इन्होंने लगाई है। एक बहुत बड़े प्लेयर आने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ उधर खेला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आई थिंक इंडिजिनाइजेशन पे पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कह रहा है कि आप बेचिए, लोकल मार्केट में बेचिए, आपको जो बेचना है बेचिए, जो आप कोई भी कंपनी है, पर बनाइए यहाँ पे, बनाइए यहाँ पे, बनाइए यहाँ पे। वो एक है, बनाना आपको यहाँ पे है। तो अमर राजा बैटरी 2 ही बैटरी है, कि एक्साइड और एक अमर राजा, और इस पे आप कह रहे हैं अमर राजा बेट करना चाहिए, क्योंकि ये ईवी का प्ले एक तरीके से हो सकता है। मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इनके बारे में, और जो मैं समझ रहा हूँ मैनेजमेंट से, इनका थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है फोकस है ईवी पे और रिसाइकलिंग पे। और ये ईवी और रिसाइकलिंग दोनों बड़े बिजनेसेस होने वाले हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अगले 5 साल 10 साल में देखें मेगा ट्रेंड में जिसमें हम प्ले कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है ये दोनों मेगा ट्रेंड के पार्ट हैं। और इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट का, पॉलिसी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जितना इंडिया में बने, जितना इंडिया में रिसाइकिल हो, वो उतना अच्छा है। ओके, ये रिसाइकलिंग वाले तो एक और, ये तो खैर बैटरी रिसाइकलिंग करेंगे, एक और डिफरेंट रिसाइकलिंग स्टोरी चल रही, कभी किसी ने और बात करें उसमें भी। जो पेट कोक बॉटल को रिसाइकिल करके कपड़े बन रहे हैं आजकल, उसमें 2-3 कंपनी बहुत मैसिव काम कर रही हैं। खैर वो डिफरेंट स्टोरी, हम उसको कभी और बात करेंगे। तो अमर राजा एनर्जी ये है, ईवी का एक प्ले ले सकते हैं इससे आपके, और अभी हाईली अंडर वैल्यूड है। चतुर्मोता जी, आपका दूसरा स्टॉक। जी, तो अगेन नीरज जी, डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और इसको हमने चर्चा भी की है कई बार आपके चैनल पे, और स्टॉक है SJVN। तो हमें काफी पसंद है पूरी जो पावर की थीम है, क्योंकि सबसे पहले पावर में अगर से आप ऐसे देखें तो हमारा ये मानना है कि जो 424 गीगावाट की आज की कैपेसिटी है, डबल होने वाली है, ऑलमोस्ट 775 गीगावाट हम बाय 2030 हो जाएंगे। पर इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो आज करीब 178 गीगावाट है, और इवेंचुअली 500 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है सालाना करीब 17% कैगर से ये कैपेसिटी आपकी ग्रो होने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी की। अब इसके अंदर में काफी प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो SJVN हो, या हमने कुछ कंपनीज की बात की थी दूसरे भी सेगमेंट में, पर SJVN हमें इसलिए पसंद है क्योंकि आज SJVN की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब 2.1 गीगावाट है, और ये इनका ये मानना है कि 2030 तक ये कैपेसिटी हो जाएगी 12 गीगावाट, और बाय 2040 इट विल बी 25 गीगावाट। तो आप बात कर रहे हैं कि जो साइज है वो कम से कम 6 गुना या 12 गुना इनकी कैपेसिटी एडिशन करंट लेवल से होने जा रही है। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कैश करीब 1000 करोड़ की लिक्विडिटी इनके पास हमेशा अवेलेबल रहती है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। एक रेगुलेटेड बिजनेस है, तो जिसकी वजह से स्टेडी कैश फ्लो बना रहता है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जो ग्रोथ आउटलुक है उसकी वजह से
हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है करंट लेवल्स पे भी काफी फेवरेबल है। अब हमारा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा सेगमेंट है, चाहे इसके अंदर आप एनटीपीसी की बात करें, एसजेवीएन की बात करें या पूरे पावर सेक्टर की बात करें, तो क्योंकि यहाँ पर पे अगेन फिर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं 178 गीगावाट 500 गीगावाट की तरफ जाना है, तो इसके अंदर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगेन विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट एक तो काफी अभी स्ट्रांग है, सेकंड एक्सेस जब ये लोन को करते हैं या डेट को करते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग प्राइवेट प्लेयर्स के सामने काफी लो रहती है, ऑलमोस्ट 100-150 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट में फर्क आता है। तो जब लो कॉस्ट पे इनको फंडिंग मिलती है तो पावर जैसे बिजनेस के अंदर में तो ये बहुत ही पॉजिटिव मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। और जैसा मैंने कहा कि आप देखिए पावर की पीक जो शॉर्टेज है वो जबरदस्त थी। अभी कुछ समय पहले एक डेटा आया जिसमें अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट हमने देखा था कि 240 गीगावाट का पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था, और इसका मतलब उस समय पे 11 गीगावाट की पीक शॉर्टेज थी डिमांड की, जबकि यही नंबर आप कभी फाइनेंशियल ईयर 22 में देखें तो ये मात्र 2 गीगावाट का पीक शॉर्टेज था। इसका मतलब है जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरह से काफी सारे फैक्टर्स जो है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि पावर की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो होने वाली है। और जब आप हम बात करें कि इंडिया को $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, तो ये बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के नहीं होगा और बिना पावर के ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो हमें लगता है बड़ी रीरेटिंग पूरे पावर सेक्टर के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ये एक ऐसा सेक्टर ना अभय जी कि करंट गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया है इस पावर सेक्टर में वो बहुत ही अनरेड है, लोगों ने पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं। और जब REC PFC डबल ट्रिपल हो गए तब लोगों को समझ में आया कि कुछ तो हो रहा है इस सेक्टर में। NTPC मल्टीबैगर हो गया तब लोगों को समझ में आया इसमें क्या हुआ। मैं ये दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, एक बिजली कानून सरकार लेके बहुत पहले ना मोदी जी उदय बॉन्ड लेके आए थे, तो वो आए गए लोग क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी ध्यान से पढ़ते नहीं है। पावर एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म है इंडिया में कि 3 सेगमेंट होते हैं पावर के। एक पावर प्रोड्यूसर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें जेनको या स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए, तीसरा कंज्यूमर है। 2 को चेक कर दिया इस पावर एक्ट ने। डिस्कॉम को कोई नुकसान नहीं हो सकता और जेनको को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान जो झेलना ना वो स्टेट गवर्नमेंट झेले, जिसको फ्री में देना है वो फ्री में दे, जैसे मर्जी वैसे दो, इनका नुकसान नहीं होगा। हेल्प करने के लिए आपको उदय बॉन्ड दिए गए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में ज़बरदस्त रैली है, पावर जेनकोज में ज़बरदस्त रैली है। और दूसरा बड़ा कारण जो भी आशीष जी बता रहे थे, कंजम्पशन पैटर्न बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आप मतलब दिन भर आप यूट्यूब देखते हो, 4 बार मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना बिजली चार्ज हो रहा है ना सर। फिर गाड़ियाँ भी लेके आ गए आप, वो भी चार्ज करेंगे, स्कूटर भी चार्ज करेंगे, 24 घंटे बिजली चलाएंगे, सीरीज देखना तो उसमें भी कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन अनइंटरप्टेडली बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके बावजूद ये तो अगस्त से बताना, अगस्त जी, सितंबर में पावर ड्रॉप था पूरे देश में। सितंबर में पावर शॉर्टेज थी, इसलिए भी कुछ जेनसेट वाली कंपनियां चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। सो पावर की स्टोरी एक्चुअली बहुत बड़ी है। और उसमें ग्रीन पावर जो आप लेंगे, अब देखें ना इरेडा को, देख ले 100 रुपए का स्टॉक हो गया। इरेडा की स्टोरी तो बहुत डिफरेंट है, अभी समय नहीं, ज़्यादा नहीं तो बताते। इरेडा B2C में चली गई है। वो कुसुम योजना के तहत रूफटॉप को फाइनेंस करेंगे। वो कह रहा मैं आपकी स्कूटी फाइनेंस करूंगा, बीच में कोई बॉडी होगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे वो, बीच में कोई एजेंसी होगी, उसको वो पैसे देंगे, वो आपको स्कूटी के लिए फाइनेंस करेगा, डायरेक्टली फाइनेंस में इरेडा। तो इरेडा का स्टॉक क्यों 100 रुपये हो गया, उसके पीछे थ्योरी डेफिनेटली आज बहुत महंगा दिख रहा होगा, लेकिन आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा वो सही समय था। तो खैर ये स्टोरीज इसलिए बीच बीच में आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार ने किया है। उसका फ़ायदा SJVN और NHPC 20-30 रुपए में डिकेट्स गुजारे इन्होंने। अब वो चीज़ बदली क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की। अभिषेक जी आपका तीसरा स्टॉक। दूसरा नीरज जी, ये बात तो फैक्ट है कि देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट की फोकस आएगी उस जगह पे आपको हमेशा दिखेगा कि एक बहुत बड़ी रैली आएगी। क्योंकि साइजिंग की बात आ जाती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात आ जाती है, आपको एक छूट मिल जाती है, कई बार इंसेंटिव में होता है, या कई बार आपको एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर कर देते हैं जहाँ पे आपको पे बैक आपकी फास्ट हो जाती है, बिकॉज दे वॉन्ट टू ग्रो दैट इंडस्ट्री फास्टर। उसी पार्ट को लेके जैसे कि चर्चा चल रही है, कहीं पावर है, कहीं EV है, तो EV को ही लेके आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना है हमें। वो है हमारा जो मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है, वो है सोना प्रिसीजन फोर्जिंग। अब आपने बैटरी तो ले ली EV में, पर बैटरी से चलनी नहीं है ना, आपको मोटर, गियर, सेंसर वो सब कुछ देंगे। तो उसी के लिए ये कंपनी सोना प्रिसीजन, जिसके पास आज के डेट में आप देखें रेवेन्यू है 3000 करोड़ का, मगर जो ऑर्डर बैकलॉग है, जिनके पास ऑर्डर बुक है वो है 22,000 करोड़ का। आपके पास इसका मतलब ऑलमोस्ट
अगले 7 साल तक की जो ऑर्डर बुक है वो बनी हुई है। अब जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है नीरज जी जहाँ पे आपके पास ऐसी विजिबिलिटी रेवेन्यू क्यू आती है तो 100% स्टॉक महंगा दिखेगा। आप इतनी बड़ी स्टोरी को इतने सस्ते में तो नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक साल के हिसाब से कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि मल्टीपल हम एक साल के फ्रेमवर्क पे देखते हैं, कभी भी आप उसको 7 या 10 ईयर के फ्रेमवर्क पे नहीं देखते। तो लॉन्ग टर्म में जब चीज़ों को आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं तो एक्चुअल वैल्यू बनती है। सो वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे ओनली बाय लुकिंग एट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू बुक मोमेंटरी, बिकॉज ऐसी साइजिंग अपॉर्चुनिटी डिकेड्स की होती है। ईवी की स्टोरी जो कहीं नहीं जाने वाली, हम खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से कंजम्पशन बढ़ रहा है। कार्स वाले जितने भी हैं सब लोग ईवी लेके आ रहे हैं, 8-8, 10-10 मॉडल जो है वो एक साल में प्लान कर रहे हैं। यहाँ इस कंपनी की खासियत क्या है, ये कंपनी ऑफ कोर्स आप देख रहे हो कि एक तरह से आप मोटर गियर सेंसर, ये इसकी एक प्राइम फोकस है जो ये बनाती है। इसके अलावा इसके पास है टेस्ला का ऑर्डर। हमें पता है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है एंड दे हैव अ कंफर्म एंट्री एंड ऑफ कोर्स उसकी जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी है। तो अगर किसी ने टेस्ला का ऑर्डर लिया हुआ है, उस कंपनी की क्या लेवल होगी या सिस्टम्स होंगे वो ये दर्शाता है। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कंपनी इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑटो एंसिलरी में मुझे ये बेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब एक पॉइंट हमने कवर किया, नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये कमोडाइज हो जाती है, मार्जिन नहीं मिलता। ऑटो एंसिलरीज की एक मार्जिन की इशू आ जाती है बिकॉज अल्टीमेटली आप हो कौन, आप OEM हो, आप आगे कर रहे हो, मार्जिन का प्रेशर आता है। इस कंपनी के अंदर में मार्जिन का प्रेशर है नहीं। एबिटडा मार्जिन है 25% का, जो कि इटसेल्फ कैन शो यू दैट हाउ वेल दे आर इन देयर प्रोसेसेस, जिसके वजह से इस तरह का मार्जिन आ रहा है। तो आपको दो चीज़ चाहिए होती है, एक वो चाहिए आपको स्केल, राइट, दूसरा है हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर मार्जिन, राइट। अगर हमने ये दो चीज़ अचीव कर ली तो उसके बाद कुछ ऐसा रहता नहीं है जो आपको नेगेटिव दिखे, अनलेस प्रोसेसेस में कहीं गलती कहीं हो जाए या मैन्युफैक्चरिंग में कहीं फ्लॉ आ जाए या गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, जो अभी फिलहाल दिख रही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ही फेवरेबल है ईवी की तरफ। वो चाहते ही हैं कि भाई ईवी जो है देश में बढ़े ताकि हमारा कंजम्पशन जो ये ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं या कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो घटे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड वर्जन में जाए। सो ये मेरा एक इसमें एक पॉइंट रहेगा। एंड अनदर पार्ट इज़ कि अगर मैं इसकी ईवी की कंपोनेंट इसकी बैकलॉग पे देखूँ ना, कि एक आपकी ऑर्डर बुक तो आपने बता दी, उसमें ईवी कितना है, तो 78% ऑफ द ऑर्डर बुक इज़ ईवी, राइट। सो ईवी प्ले अगर आपको करना है तो ये ईवी का फोर फ्रंट है, जहाँ पे आपने अगर एक बार बैटरी पे प्ले कर ली तो बैटरी के अलावा अब आपको और जो भी सब कुछ चाहिए तो ये कंपनी आपको दे देती है, एक्सेप्ट चेसिस एंड ऑफ कोर्स। ईवी कार है? यस, आई ड्राइव वन। आपके पास है ईवी मेरे कार? पास डीजल की बड़ी SUV है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि मैं पोर्टफोलियो में क्या और मेरे नहीं, अभी आशीष चतुर्वेदी आपके पास ईवी गाड़ी है क्या? नहीं, डीजल वाली है। तो स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी है अभी भी नीरज जी। मैंने इसीलिए सर्वे किया। देखिए हमारे स्टूडियो में बैठे हुए लोगों के पास सिर्फ एक के पास है, तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी साइज की है। बिल्कुल, उसमें बैटरी भी लगेगी, उसमें कंपोनेंट भी लगेंगे। टेस्ला आ रहा है तो आपकी वाली कंपनी का भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इंडिया अभी जैसे अब एप्पल ने अनाउंस किया कि वो सेमीकंडक्टर जो चिप्स बनाते हैं वो कोरियन KDI करके कंपनी है, उसको वो इंडिया ला रहे हैं सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इसको भी $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा के। सो एप्पल जैसी कंपनी जब आई, अब वो पूरा अपना सप्लाई चेन इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो बड़े सारे ब्रांड्स आएंगे, सैमसंग है, पैनासोनिक है, जो भी हैं, वो सब आके, जो सुजुकी आया था पहली बार गाड़ी का, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया में ही तो ये सोना, जैसे अभिषेक ने कहा, ये इनका जेनेसिस क्या है, ये कंपनी तब बनी जब ये सप्लायर्स बने सुजुकी के, जब सुजुकी लॉन्च हुई। तो इस तरह ये बड़े जो कंपनीज आएंगे यहाँ पे, तो इसके साथ पूरा इंडियन इकोसिस्टम बनेगा, और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो साइज का तो कोई इशू ही नहीं है, आपको खाली अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाते हुए आपको अगेन ये डिस्क्लोजर बता दें कि हम लोग जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आप प्लीज़ अपनी रिसर्च भी करें। ये अब लोगों की राय है, ये अपने पोर्टफोलियो में है या क्लाइंट को उन्होंने सजेशन दिया हो सकता है। आप भी कोई निवेश करें तो आप एक इंडिपेंडेंट राय ज़रूर किसी से लें, एकदम ब्लाइंडली आप हमारी बात पर बिलीव ही ना कर लें जिससे कि आपको लगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। अभी 3 और स्टॉक्स डिस्कस करने एक एक। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास चर्चा में, जहां हम मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अब तक आपको 6 स्टॉक डिस्कस करके बताए कि मल्टी बैगर हो सकते हैं। अगला लास्ट थर्ड वन, अगर ये
जो अभी तक चर्चा हुई, आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल चर्चा है और मेरे लिए भी इंफॉर्मेटिव चर्चा है। एक दो पॉइंट जो निकले, जो मुझे मालूम है इंट्यूटिवली, पर अब डिस्कस हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा, पॉलिसी सपोर्ट क्या है गवर्नमेंट का क्या डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नया मार्केट ओपन करता है। आपने पावर की बात करी, और उसी में एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है घर घर जल, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हर घर में नल से जल हो, हर घर में। और ये कैसे होगा नीरज जी? ये होगा जब एक पाइप्स हैं जो ओरिजिन से म्यूनिसिपैलिटी लाके आपके घर तक लाए, फिर आप घर में प्लम्बिंग करें कि आपके घर में फिर नल लगे, वहाँ से पानी, तो पूरा एक हार्डवेयर लगता है इसके साथ में। और उसके लिए चाहिए तो मेरा जो कंपनी जो मेरा पिक है वो है अपोलो पाइप्स। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, और छोटा प्लेयर है उस इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स हैं, सुप्रीम है, अपना एस्ट्रल है, और 2-3 प्रिंस पाइप्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। तो उसमें पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्पेस इतना बड़ा है कि आपको इरिगेशन के लिए पाइप्स चाहिए, आपको घर के लिए रेसिडेंशियल चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पाइप्स चाहिए, और ये प्लास्टिक पाइप्स हैं जो हर कंपनी नहीं बना सकती। एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा है कि बाथरूम फिटिंग्स, तो अपोलो पाइप्स बनाती है प्लास्टिक के नल, जो बिकते हैं करीब 50 रुपए की एवरेज प्राइस पे, आप समझ लीजिए। जो आज का जो अभी गांव में लगते हैं वो है 12-15 रुपए के नल, वो टूट जाते हैं। आप जाए छोटे शहर में भी जाए, नल से पानी लीक हो रहा है, लोगों ने कपड़े बांधे हुए, टूट गया, कपड़ा बांधा हुआ है लोगों ने। ट्रेनों में आप चले जाइए, वो प्लास्टिक के हैं सारे, वो सस्ते हैं। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, अगर 50 रुपए में मुझे ऐसा नल मिल जाए जो गारंटी दे रहा है कि टूटेगा नहीं, ऑलमोस्ट मेटल का है, जो मेटल का 800 रुपए का आता है, उसके सामने 50 रुपए का ये लगा देता हूँ। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है प्लास्टिक के बाथरूम फिटिंग्स का। तो मुझे लगता है अगेन हम कह रहे हैं कि छोटी कंपनी ग्रोथ कर्व पे जा रही है, और अपोलो पाइप्स एपीएल अपोलो ग्रुप की सिस्टर कंपनी है। और एपीएल अपोलो हमारे पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 10 साल से है, 20 बैगर से ज़्यादा हो गया होगा अपने आप। एग्जीक्यूशन में हमें कोई डाउट नहीं है उस ग्रुप का, जो वो कर सकते हैं। एपीएल अपोलो जो है वो मेटल पाइप्स में है, स्ट्रक्चर स्टील पाइप्स में, और ये प्लास्टिक पाइप्स में है। तो मुझे लगता है ये कंपनी ऐसी है जो ग्रोथ कर्व पे जा रही है, ड्रिवन बाय इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड बिल्डिंग, गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, कस्टमर उनको क्या है, उनको आइडिया है। 50 करोड़ का भी पीएटी है, जो मुझे लगता है कि बढ़ के, मतलब अभी बड़ा नंबर बोलूं तो लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, पर मुझे लगता है 500 करोड़ का वो पीएटी बनाना 5-6 साल में, अपॉर्चुनिटी स्पेस, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दोनों देखूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये एक पिक रहेगा। ओके, अपोलो पाइप्स, और ये प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं और नल से जल वाली योजना के बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और ये एक स्टॉक हो, आपको रडार पर रखना चाहिए। अभिषेक जी, अगला थर्ड वन आपका। तो नीरज जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे रहा, हमने पावर डिस्कस किया, हमने ईवी डिस्कस की, हमने डिफेंस डिस्कस किया। एक और ऐसा स्पेस है जहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फोकस रही है, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक कोई भी इकोनॉमी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। आयुष्मान भारत जो उनकी स्कीम इन्होंने जिस तरह से लॉन्च करके इन्होंने जो उसको सक्सेस बनाया, ये बिल्कुल प्रोमिनेंस दिखाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ बातें नहीं करती है, बल्कि उस तरह से उन्होंने उनका काम भी किया। अब इस मामले में इन्होंने क्या अच्छा काम किया, इन्होंने एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला जो मॉडल जो हमेशा गवर्नमेंट बातें करती थी, उसको रियली इन्होंने इफेक्टिव ली। तो जो स्टॉक मेरा यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक पार्टनरशिप कर रखी है, जहाँ पे इनके पास एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहाँ गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ये अपना लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अब फाइनली डायग्नोस्टिक को लेके कई बार पास्ट में बहुत सारे कंसर्न्स दिखे, क्योंकि भाई मार्जिन हो रहा है और कंपटीशन है। जब आप गवर्नमेंट के साथ आप जब टाई अप कर लेते हैं तो उसके नीचे की कोई कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रॉक बॉटम कॉस्टिंग पे होता है। वहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में आपको दिखते हैं फुटफॉल्स। हम सब यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, बट उधर की फ्रीक्वेंसी हमारे पे डिपेंड करती है कि हम उनको कब बुला रहे हैं। इनके केस में जब आप गवर्नमेंट के साथ टाई अप है तो वहाँ पे उनके यहाँ पे डेली फुटफॉल है, तो उसकी वजह से जो इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 से 3 साल आगे फॉरवर्ड के है, उससे इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो इन्होंने 30% का रेवेन्यू गाइडलाइंस ग्रोथ में दिया है, जो अगले 2 साल तक ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे ऑलरेडी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ इनकी ऑलरेडी बात चल रही थी, जो अभी तक फुट नहीं हुई। आई एम प्रीटी श्योर अभी जो सरकार जिस तरह से बनी है और बीजेपी की सरकार आई है, तो वहाँ पे
कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि अगेन इस ग्रोथ को और बढ़ा देगा। मार्जिन को लेके बहुत बार कंसर्न्स आते हैं, इनके फॉलिंग, इस सेक्टर के जो है काफ़ी फॉलिंग मार्जिन्स रहे। इनके केस में अभी भी जो है इन्होंने 25% का गाइडलाइंस दिया हुआ है एबिटा मार्जिन, विच इज़ अगेन एन अ वेरी गुड नंबर टू डिफेंड। मुझे लग रहा है कि कोई भी कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप 20% से ऊपर का एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सालाने वाली बात है, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है मेंटेन करना, आपको अपने स्ट्रक्चरल कॉस्ट को कम रखना पड़ता है। सो मुझे ये सारी पॉजिटिव्स इसमें लगी। इनके पास ऑलरेडी 14+ स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंस है, सो प्रेजेंस वाइज भी दे आर देयर, एंड मात्र 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप देखेंगे कि एक कंपनी जिसकी सिर्फ 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और अब ये पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं, तो अभी 2-3 स्टेट के साथ शुरू किया है, बट ये सक्सेस जैसे जैसे होगा तो ये और स्टेट्स में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटल लेवल पे, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी आपके पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है कैटर करने के लिए, गवर्नमेंट का फोकस भी है और आपकी भी कैपेबिलिटी है इसको डिलीवर करने के लिए, हर तरह से मुझे लगता है ये कंपनी एक इनेबलिंग फैक्टर है फॉर अ मल्टी बैगर फॉर गोइंग फॉरवर्ड इन टाइम्स टू कम। इसमें भी स्केलेबिलिटी ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में। एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें, इसके फेवर में कि मैं पढ़ रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन है कि आयुष्मान भारत की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए से बढ़ के 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो अगर वो हुआ और वो ज़्यादा 90% जो आयुष्मान भारत के जो यूसेज है वो सरकारी अस्पतालों में है, करेक्ट, तो उसका पूरा बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। नो डाउट। और इसमें भी स्केलेबिलिटी का है, मेरे ख्याल में 90% लोग अभी साल में एक बार भी अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ रहा है, तो प्राइवेट सरकारी सब तरह से मिला के ये स्पेस बहुत ग्रो करने वाला है। चतुर्वेदा जी, आपका आखिरी स्टॉक। तो ये मेरा एनबीएफसी में पूनावाला फिनकॉर्प जो स्टॉक है हमें काफी पसंद है। तो इसको 3 तरह से मैं डिफाइन करूंगा। एक तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, सेकंड है आपका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एज। अब जहां तक के स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की बात है तो हम जानते हैं कि पूनावाला ग्रुप जो है वो अब इसके प्रमोटर है, और क्योंकि अब इतने स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की वजह से इनको जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो है। और आप जानते हैं एनबीएफसी या बैंकिंग बिजनेस में पैसा जो है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल है, और जितने सस्ते पे ये रॉ मटेरियल आपको मिलेगा उतना अच्छा आपकी मार्जिन्स रह सकती है। तो ऑब्वियसली पूनावाला फिनकॉर्प का जो ईएम है वो हार्डली 20-21 हजार करोड़ का है, बट उसके बावजूद भी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी लो है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट क्वालिटी। दूसरी चीज है आपकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम जो बात करें फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट या एमएसएमई के अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त आने वाले कई सालों तक के एक क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना बन रही है। और जो पिरामिड में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज आ रहे हैं, और जो फॉर्मल क्रेडिट को एक्सेस करेंगे उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस तरह की एनबीएफसीज को देखने को मिलेगा। तो उसमें मुझे लगता है पूनावाला फिनकॉर्प को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से करीब 35 से 40% की सालाना ग्रोथ आने वाले 3 से 4 साल तक तो एटलीस्ट आपको इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल सकती है। और तीसरी चीज जैसे मैंने कहा कि फिनटेक कंपनी है, तो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एज इसलिए क्योंकि एक फिनटेक कंपनी के तौर पे तो फिनटेक के साथ में लो कॉस्ट ऑफ फंड ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। तो हमने देखा था किस तरह से बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ी वेल्थ अपने इन्वेस्टर्स के लिए कमा के दी। मुझे लगता है उसी तरह का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं पूनावाला फिनकॉर्प में बन रहा है, जहां 35 से 40% के अगर हम ईएम में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स की आप एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 5% का आरओई ये कंपनी बनाने की बात कर रही है। निम्स ऑलमोस्ट 9 से 10% की निम इस कंपनी के अंदर में रहेगी। और जो थोड़ी देर पहले अभिषेक बात कर रहे थे एनपीए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। तो अगर से आप देखेंगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में जो नेट एनपीए है वो मात्र 0.95% था। तो बिलो 1% के एनपीए के नंबर्स ये एक बहुत ही बढ़िया कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि इन्होंने अपने विजन 2025 में कहा कि ये 3 टाइम्स ग्रोथ करेंगे अपने ईएम को, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए बहुत ही वेल पोजीशनड है। आप अगर से थोड़ा सा होल्डिंग को भी देखें तो प्रमोटर इस समय करीब करीब 62% ओन करते हैं, और एफआईआई और डीआईआई मिला के करीब करीब 13% की होल्डिंग है। इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी काफी अच्छी इस कंपनी के अंदर बनती नजर आ रही है। तो ये इस पूरे स्पेस में, और जो एनबीएफसी है जो खास तौर पे जैसे मैंने कहा एमएसएमई के अंदर बड़ी ग्रोथ मिलेगी, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्पंदना की बात हो रही थी, मुझे लगता है उसी तरह से पूनावाला फिनकॉर्प भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में काफी पसंद हमें नजर आता है। ओके, तो ये टोटल 9 स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अमर राजा एनर्जी, अपोलो पाइप्स, स्पंदना स्फूर्ति, अभय जी के, आशीष के भारत डायनेमिक्स, एसजेवीएन और पूनावाला फिनकॉर्प, अभिषेक के हैं आईडीएफसी, सोना बीएलडब्ल्यू और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ये स्टॉक आपको भविष्य में
अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। खुद भी आप इसमें ज़रूर पढ़िए, मैं आप हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी खुद की स्टडी करिए, इनको देखिए, समझिए, पढ़िए, परखिए, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको सुनिए और फिर कोई आप इसमें फैसला लीजिए। डिस्क्लोजर आपके सामने हम लोग कई बार दिखाया है कि आप इसको लेने से पहले डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक राय ज़रूर ले लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने अपना वादा पूरा किया कि जो मल्टीवैगर हमने सिखाया था वो हमने उनको बता भी दिया कि भाई देखो कुछ एग्जाम्पल ही है। अभी थोड़ी मेहनत ये लोग भी करें ना, कुछ और भी ये लोग ढूंढ, हम लोग सजेस्ट करें यार इस पर भी थोड़ी बात करो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शो देखने के लिए। ऐसे ही और दिलचस्प आइडियाज़ पे हम लोग बातचीत करेंगे किसी और थीम पे। जैसे मैं एक सोच रहा था किसी दिन मैं PSUs पे शो करूँगा, एक कि PSU स्टॉक क्यों चल रहे हैं इतना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।